फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे विलियम शेक्सपियर की एक फेमस ट्रेजेडी ओथेलो, जिसका पूरा नाम है द ट्रेजेडी ऑफ ओथेलो द मोर ऑफ वेनिस। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए देखते हैं ओथेलो के मेन कैरेक्टर्स। ओथेलो का सबसे पहला कैरेक्टर है ओथेलो, जो कि इस प्ले का प्रोटोगोनिस्ट है और साथ ही साथ वेनेशियन मिलिट्री में एक जनरल है। क्योंकि वो इस प्ले का प्रोटोगोनिस्ट है, इसलिए ये कहानी पूरे समय ओथेलो के आसपास ही घूमती है। हमारा दूसरा कैरेक्टर है डेस्टिमोना। डेस्टिमोना इस कहानी की हीरोइन है और ओथेलो की वाइफ है। साथ ही साथ ये एक सांसद की बेटी भी है। हमारा अगला कैरेक्टर है ब्रेबेंशियो। ब्रेबेंशियो ये डेस्टिमोना के फादर हैं। ये शुरू में ओथेलो को पसंद नहीं करते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि डेस्टिमोना ओथेलो से शादी करे। हमारा अगला कैरेक्टर है इयागो, जो इस प्ले का विलेन है। इयागो ओथेलो की मिलिट्री में ही एक सोल्जर है। ओथेलो इयागो पर भरोसा करता है, लेकिन ये बाद में ओथेलो को धोखा दे देता है। हमारा अगला कैरेक्टर है कैसियो। ये भी ओथेलो की आर्मी में सोल्जर है और बहुत ईमानदार है और ओथेलो इसे बहुत पसंद करता है। हमारा अगला कैरेक्टर है एमिलिया। एमिलिया इयागो की वाइफ है और साथ ही साथ डेस्टिमोना की मेड सर्वेंट भी है और ये डेस्टिमोना के प्रति वफादार है। हमारा नेक्स्ट कैरेक्टर है मोंटेनो। मोंटेनो साइप्रस नामक जगह का गवर्नर है। तो ये थे हमारे कुछ मेन कैरेक्टर्स। अब हम शुरू करते हैं आज का प्ले। प्ले शुरू होता है वेनिस की गली में, जहां रॉड्रिगो और इयागो बहस कर रहे होते हैं। इयागो प्ले का विलेन है और वो ओथेलो की सेना में पताकाधारी है। इसकी उम्र 28 साल की है। वहीं दूसरी ओर रॉड्रिगो एक रिच मैन है, लेकिन बहुत ही बड़ा मूर्ख है। यह डेस्टिमोना से शादी करना चाहता है। इयागो रॉड्रिगो से कहता है कि अगर तुम अपनी सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो तो मैं डेस्टिमोना से तुम्हारी शादी करवा सकता हूँ। रॉड्रिगो और इयागो की बहस भी इसी बात पर हो रही है, क्योंकि रॉड्रिगो ने सुना है कि डेस्टिमोना ने ओथेलो से शादी कर ली है। ओथेलो एक क्रिश्चियन मूर है और वेनिस की आर्मी का जनरल है। वो पावरफुल है, लेकिन फिर भी वो इनसिक्योर है और उसकी इनसिक्योरिटी का मुख्य कारण उसकी नस्ल है, क्योंकि वो एक हबशी है, यानी काले रंग वाला है। वहीं दूसरी ओर डेस्टिमोना सांसद ब्रेबेंशियो की बेटी है। डेस्टिमोना और ओथेलो ने छिपकर शादी कर ली है, जिसकी चर्चा रॉड्रिगो और इयागो कर रहे हैं। इयागो रॉड्रिगो से कहता है कि वो ओथेलो से नफरत करता है, क्योंकि उसने मुझे यानी इयागो को नज़रअंदाज करके एक नौसिखिया सैनिक माइकल कैसियो को अपना लेफ्टिनेंट बना लिया है। इयागो इतना ज़्यादा चालाक है कि ओथेलो और डेस्टिमोना की शादी होने के बावजूद भी वो रॉड्रिगो को अपनी बातों के जाल में फंसाकर उसे इस बात का यकीन दिला देता है कि वो रॉड्रिगो और डेस्टिमोना की शादी करवा देगा। इयागो और रॉड्रिगो ब्रेबेंशियो के घर के बाहर खड़े होकर चिल्लाते हैं कि उसकी बेटी डेस्टिमोना को ओथेलो भगा ले गया है और एक हबशी ने उसकी बेटी से शादी कर ली है। ब्रेबेंशियो जब इयागो और रॉड्रिगो की बातें सुनता है तो वो अपने घर में अपनी बेटी को तलाश करता है, लेकिन जब उसकी बेटी उसे कहीं नहीं मिलती तो वो गुस्से में आकर सैनिकों की एक टुकड़ी लेकर ओथेलो को ढूंढने के लिए निकल जाता है। इयागो ओथेलो की नज़रों में बुरा ना बने, इसीलिए चुपचाप वहाँ से निकल लेता है और सीधा वहीं से ओथेलो के पास जाता है और उससे कहता है कि सर, ब्रेबेंशियो को पता चल गया है कि आप डेस्टिमोना को भगा ले गए हैं और वो आपको ढूंढते हुए यहीं आ रहे हैं। ये बात हो ही रही होती है कि कैसियो आता है और आते ही वो खबर सुनाता है कि ड्यूक ने ओथेलो के लिए एक अर्जेंट मैसेज भेजा है। ड्यूक ने कहलवाया है कि तुरंत ही उन्हें ओथेलो की मदद की ज़रूरत है, क्योंकि टर्की ने सिप्रस पर हमला करने की योजना बना ली है। तभी रॉड्रिगो और ब्रेबेंशियो दूसरे ऑफिसर्स के साथ वहां आ जाते हैं और ब्रेबेंशियो ओथेलो पर आरोप लगाते हुए कहता है कि तुमने जादू टोना करके उसकी बेटी को अपने प्यार के जाल में फंसा लिया है। ब्रेबेंशियो को जब पता चलता है कि ओथेलो ड्यूक से मिलने जा रहा है
तो वो भी वहां जाने का फैसला करता है ताकि सबके सामने वो संसद में ओथेलो पर आरोप लगा सके, ताकि जिस तरह से उसके मान सम्मान को चोट पहुंची है, ठीक वैसे ही ओथेलो को भी शर्मिंदा होना पड़े। और साथ में वो ये भी सोचता है कि संसद के लोग ब्राबेंशियो का सपोर्ट करेंगे, लेकिन ब्राबेंशियो का ये प्लान उसी पर उल्टा पड़ जाता है, क्योंकि ड्यूक और सीनेट के सदस्य ओथेलो से हमदर्दी रखते हैं। वो ओथेलो को भी अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं। ओथेलो कहता है कि उसने किसी जादू टोने से डेस्डेमोना का दिल नहीं जीता है, बल्कि उसके ट्रैवल और वार में किए गए एडवेंचरस की कहानी सुनकर डेस्डेमोना उससे इम्प्रेस हुई है और उसने मुझसे शादी करने का फैसला किया है। ड्यूक ओथेलो की इस बात से सहमत होते हैं। तभी डेस्डेमोना भी वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि उसने अपनी मर्जी से ओथेलो से शादी की है और वो जिससे चाहे उससे शादी कर सकती है। डेस्डेमोना की बात सुनकर ब्राबेंशियो गुस्सा हो जाता है, लेकिन तभी संसद इस मुद्दे पर बहस को खत्म कर देती है। ड्यूक ओथेलो से कहता है कि उसे सिप्रस जाना होगा, क्योंकि टर्की सिप्रस पर हमला करना चाहती है। डेस्डेमोना भी ओथेलो के साथ जाना चाहती है, इसलिए उसी रात सिप्रस के लिए रवाना होने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। अगला सीन साइप्रस का है। साइप्रस का गवर्नर मोंटेनो 2 ऑफिसर्स के साथ किनारे पर खड़ा होकर जायजा ले रहा होता है। तभी एक ऑफिसर आकर उसे बताता है कि टर्की के जहाज़ जो हम पर हमला करने वाले थे वो तूफान में तबाह हो गए हैं। तभी कासियो का जहाज़ वहां आकर रुकता है, जो कि तूफान से बचकर निकल आया है। इसके बाद दूसरा जहाज़ आता है और जहाज़ से डेस्डेमोना, इमिलिया, इयागो और रोड्रिगो उतरते हैं। उसके बाद दूर से एक और शिप आता दिखाई देता है और ये शिप ओथेलो का है। जब सब लोग ओथेलो का इंतज़ार कर रहे होते हैं, तभी कैसियो डेस्डेमोना का हाथ चूमता है। जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि कैसियो ओथेलो की आर्मी का एक लेफ्टिनेंट है। कैसियो हंसमुख नेचर का आदमी है, वो सबको खुश रखता है। उसकी डेस्डेमोना से भी दोस्ती हो गई है और वो उसके साथ भी हंसी मजाक करता रहता है और ओथेलो को इस बात से कोई भी एतराज़ नहीं होता है। लेकिन कैसियो जब डेस्डेमोना का हाथ चूमता है तो इयागो के मन में एक प्लान आता है। इयागो ये देखकर ऑडियंस को बताता है कि कैसियो का डेस्डेमोना का हाथ चूमने का ये सीन वो ओथेलो के खिलाफ एक जाल की तरह इस्तेमाल करेगा, जिसमें सबसे पहले वह कासियो को फंसाएगा और फिर धीरे धीरे सभी खिलाड़ी उसके फंदे में फंसते चले जाएंगे। ओथेलो आता है, डेस्डेमोना को ग्रीट करता है और साथ ही साथ वो अनाउंस करता है कि आज की शाम सेलिब्रेशन होगा, क्योंकि सिप्रस टर्की से सेफ हो चुका है। सब लोग चले जाते हैं तो रोड्रिगो इयागो से कहता है कि कोई चांस ही नहीं है कि तुम डेस्डेमोना और ओथेलो की शादी तोड़ सको। इयागो रोड्रिगो को यकीन दिलाते हुए कहता है कि बहुत जल्द डेस्डेमोना ओथेलो से तंग हो जाएगी और वो सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन के लिए किसी दूसरे को तलाश करेगी। आपको बताते चलें कि डेस्डेमोना की एज 18 ईयर है, जबकि ओथेलो 35 ईयर्स ओल्ड है। इयागो आगे कहता है कि मुझे लगता है कि जिस मर्द की तरफ डेस्डेमोना सबसे पहले अट्रैक्ट होगी वह कासियो है। इयागो रोड्रिगो से आगे कहता है कि वह कासियो को बेइज्जत करने के लिए आज शाम को एक फ़ाइट प्लान करेगा। इयागो ऑडियंस से भी कहता है कि कासियो को सबक सिखाना ओथेलो को बर्बाद करने की तरफ उसका पहला कदम होगा। शाम को सेलिब्रेशन में रोड्रिगो कासियो को खूब उकसाता है। कासियो शराब के नशे में रोड्रिगो के पीछे भागता है। गवर्नर मोंटेनो कासियो को रोकने की कोशिश करता है। कासियो शराब के नशे में गवर्नर के चाकू मार देता है। इयागो रोड्रिगो को अलार्म बजाने के लिए कहता है, जिससे लोगों को पता चल जाए कि गवर्नर पर हमला हो गया है। अलार्म बजाया जाता है। ओथेलो जो डेस्डेमोना के साथ आराम करने के लिए पहले ही जा चुका था, अलार्म सुनकर बाहर आता है। ओथेलो पूछता है कि ये लड़ाई किसने शुरू की थी। इयागो ओथेलो को सारा किस्सा सुना देता है। ओथेलो कासियो को लेफ्टिनेंट के पद से हटा देता है।
कासियो को बहुत ही ज़्यादा दुख होता है, लेकिन इयागो कासियो को समझाते हुए कहता है कि वो दोबारा लेफ्टिनेंट का पद प्राप्त कर सकता है अगर वह डेस्टिमोना की हेल्प ले तो। इधर इयागो कासियो को अपना दोस्त कहता है, लेकिन उसके मन में तो कोई और ही योजना है। वो सोचता है कि कासियो और डेस्टिमोना को लवर साबित करके ओथेलो को अपने जाल में फंसा लेगा। ओथेलो को मनाने की कोशिश में कासियो म्यूजिशियंस का एक बैंड ओथेलो के कमरे के बाहर भेजता है, लेकिन ओथेलो अपने क्लाउन से कहकर उन म्यूजिशियंस को वापस भेज देता है। डेस्टिमोना से मिलने की ख्वाहिश को लेकर कासियो क्लाउन से कहता है कि वो इमेलिया को बाहर भेज दे, ताकि इमेलिया अंदर जाकर डेस्टिमोना से कह सके कि कासियो उससे मिलना चाहता है। लेकिन तभी इयागो वहाँ आ जाता है और वो कासियो से कहता है कि वो ओथेलो को यहाँ से बाहर ले जाएगा, तब उस टाइम तुम चुपचाप डेस्टिमोना से मिल लेना। इयागो ओथेलो को लेकर चला जाता है। तभी कासियो डेस्टिमोना से मिलता है। डेस्टिमोना कासियो से फ्रेंडली वे में कहती है कि वो पूरी कोशिश करेगी कि वो ओथेलो को मना ले और उसे उसका लेफ्टिनेंट का पद वापस मिल जाए। जैसे ही कासियो वहाँ से जाने वाला होता है, ओथेलो और इयागो वापस आ जाते हैं। ओथेलो को देखकर कासियो हिचकिचाते हुए अपना सिर नीचे झुका लेता है और चुपचाप बिना ग्रीट किए हुए वहाँ से निकल जाता है। कासियो के जाने के बाद ओथेलो इयागो से कहता है कि क्या उसने भी वही देखा जो उसकी आंखें देख रही हैं। इयागो आग में घी डालते हुए कहता है कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कासियो इस तरह से डेस्टिमोना से मिलेगा और हमें देखते ही नजरें चुराते हुए चोरों की तरह से यहाँ से भाग जाएगा। वह ओथेलो को भड़काते हुए कहता है कि मुझे तो लगता है कि कासियो और डेस्टिमोना के बीच लव अफेयर चल रहा है और वे एक दूसरे के प्यार में पागल हैं। इयागो की ये बात सुनकर ओथेलो का मन गुस्से से भर जाता है। वहीं दूसरी ओर जब डेस्टिमोना कासियो की सिफारिश करती है और कहती है कि ओथेलो दोबारा से कासियो को लेफ्टिनेंट बना दे, तो इतना सुनकर ओथेलो को इयागो की बात पर पूरा यकीन हो जाता है कि डेस्टिमोना और कासियो के बीच कुछ न कुछ गड़बड़ है। अगले सीन में डेस्टिमोना ओथेलो को डिनर के लिए बुलाती है। जब ओथेलो अंदर आता है तो डेस्टिमोना देखती है कि ओथेलो कुछ अनवेल सा लग रहा है, इसलिए डेस्टिमोना अपना रुमाल ओथेलो को उसके सिर पर बांधने के लिए दे देती है, लेकिन वह रुमाल ओथेलो को छोटा पड़ जाता है, इसलिए ओथेलो उसे उतार देता है। ये वही रुमाल है जिसे ओथेलो ने डेस्टिमोना को लव टोकन के रूप में दिया था। वह रुमाल वहीं छूट जाता है। डेस्टिमोना की मेड सर्वेंट एमिलिया उस रुमाल को उठा लेती है, क्योंकि उसके पति इयागो ने उससे पहले ही डेस्टिमोना के रुमाल को चुराने की बात कही थी, इसलिए एमिलिया उस रुमाल को उठा लेती है। एमिलिया इयागो के शातिर इरादों को नहीं जानती है, इसलिए वह उस रुमाल को इयागो को दे देती है। इयागो उस रुमाल को ले जाकर कासियो के कमरे में रख देता है। अब इयागो इस रुमाल का इस्तेमाल ओथेलो के खिलाफ एक हथियार की तरह करने वाला है। वहीं दूसरी ओर ओथेलो इयागो से आकर पूछता है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि उसकी बीवी डेस्टिमोना और कासियो के बीच लव अफेयर है। तो इयागो कहता है कि वो रुमाल जो आपने डेस्टिमोना को लव टोकन के रूप में दिया था, मैंने उसी रुमाल से कासियो को अपना मुंह साफ करते हुए देखा है। ओथेलो गुस्से में आग बबूला होते हुए कहता है कि अगर तुम्हारी बात सच साबित होती है तो मैं कासियो और डेस्टिमोना दोनों को नहीं छोड़ूंगा। जब शाम को ओथेलो और डेस्टिमोना मिलते हैं तो ओथेलो डेस्टिमोना से रुमाल दिखाने के लिए कहता है। डेस्टिमोना उस रुमाल को बहुत तलाशती है, पर उसे कहीं भी वो रुमाल नहीं मिलता है। वो बात को बदलते हुए दोबारा से ओथेलो से कहती है कि कासियो को लेफ्टिनेंट बना दिया जाए, और वो उसकी कुछ तारीफें भी करती है। ओथेलो ये सुनकर गुस्से में आग बबूला हो जाता है और उसे अब पूरी तरह से यकीन हो जाता है कि कासियो और डेस्टिमोना के बीच में लव अफेयर है। वहीं दूसरा सीन कासियो का है। कासियो रुमाल को देखता है और चौंक कर कहता है कि ये रुमाल उसके कमरे में कहाँ से आया। कासियो बियांका के पास जाता है,
जो कि एक प्रोस्टिट्यूट होती है, कासियो बियंका से रुमाल की एक कॉपी बनाने के लिए कहता है। ओथेलो इयागो की चालबाजियों से इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि गुस्से में उसको मिर्गी का दौरा पड़ता है और वो ज़मीन पर गिरकर तड़पने लगता है। तभी कासियो वहाँ आता है, जिस पर इयागो उसे थोड़ी देर में आने के लिए कहता है। जब ओथेलो ठीक हो जाता है तो इयागो उसे कासियो से होने वाली मुलाकात के बारे में बताता है। इयागो ओथेलो से कहता है कि वो यहीं आसपास रहे ताकि वो अपने कानों से कासियो और डेस्टिमोना के लव अफेयर के बारे में सुन सके। ओथेलो बातों को सुनने के लिए कमरे से बाहर खड़ा हो जाता है। वहीं इयागो कासियो से बियंका का जिक्र करके उसे छेड़ने लगता है। कासियो बियंका का नाम सुनकर जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन वो ये बात इतने धीरे से करता है ओथेलो को बियंका का नाम सुनाई नहीं देता है। कासियो के जोर जोर से हंसने को इयागो लव अफेयर की रजामंदी के तौर पर पेश करने वाला है। तभी बियंका वहां आती है और वो भी कासियो से कहती है कि वो उससे ऐसे रुमाल की कॉपी करवा रहा है जो उसे पहले ही किसी लड़की ने लव टोकन के रूप में दिया है। दूसरी तरफ डेस्टिमोना ओथेलो के कमरे में आती है, लेकिन तभी वहाँ एक मैसेंजर आता है और वो ओथेलो को एक पत्र देता है जिसमें लिखा है कि वेनिस से मैसेज आया है और उसे तुरंत वेनिस बुलाया गया है और सिप्रस में ओथेलो की जगह जिम्मेदारी कासियो को सौंपी जा रही है। ओथेलो लेटर पढ़कर अपना आपा खो देता है और उसे लगता है कि डेस्टिमोना ने ही अपने पिता से कहकर ये पत्र लिखवाया है और वो डेस्टिमोना को भद्दी गालियाँ देता है और कमरे से बाहर चला जाता है। इयागो डेस्टिमोना से कहता है ओथेलो काम की जिम्मेदारी की बोझ तले दबा हुआ है, इसीलिए वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है और उसके बुरे बिहेवियर का बस यही कारण है। उसी रात ओथेलो डेस्टिमोना से कहता है कि वो आज की रात इमिलिया को भेज दे और आज रात उसका इंतज़ार करे। डेस्टिमोना खुशी खुशी रात की तैयारियां करने लगती है। इयागो अभी भी रॉड्रिगो को अपनी बातों के जाल में उलझाकर उसे तसल्ली देते हुए कहता है कि सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन डेस्टिमोना और ओथेलो को वेनिस जाने से रोकने के लिए उसे कासियो का खून करना पड़ेगा, तभी डेस्टिमोना तक तुम पहुंच सकते हो रॉड्रिगो। इयागो रॉड्रिगो को बताता है कि उसे कैसे घात लगाकर कासियो पर हमला करना है, लेकिन रॉड्रिगो कासियो को केवल घायल कर पाता है और बदले में कासियो भी रॉड्रिगो को घायल कर देता है। जब रॉड्रिगो इयागो से हेल्प मांगता है तब इयागो रॉड्रिगो को मार देता है। कासियो की चीख सुनकर ओथेलो को लगता है कि इयागो ने कासियो को मार दिया है, क्योंकि इयागो ने ओथेलो से कासियो को मारने का वादा किया था। क्योंकि ओथेलो को लग रहा है कि इयागो ने कासियो को मार दिया है, इसलिए अब उसकी बारी है डेस्टिमोना को मारने की। इसलिए ओथेलो डेस्टिमोना के पास कमरे में आता है और डेस्टिमोना पर हमला कर देता है। डेस्टिमोना खुद को निर्दोष साबित करने की कोशिश करती है, लेकिन ओथेलो गुस्से में कुछ भी नहीं सुनता है और उसके मुंह पर तकिया रखकर उसे मार देता है। तभी इमिलिया खबर लेकर आती है कि रॉड्रिगो मर गया है। ओथेलो इमिलिया से पूछता है कि क्या कासियो भी मारा गया है। इमिलिया ना में जवाब देती है और ये बात सुनकर ओथेलो थोड़ा उदास हो जाता है। डेस्टिमोना को बेसुध पड़ा देखकर इमिलिया ओथेलो से जानना चाहती है कि आखिर डेस्टिमोना को क्या हुआ है। तो ओथेलो कहता है कि मैंने डेस्टिमोना को उसकी बेवफाई के लिए मार दिया है। ओथेलो इमिलिया को ये भी बताता है कि डेस्टिमोना की बेवफाई के सबूत उसके पति इयागो ने ही उसे लाकर दिए हैं और वो रुमाल जो उसने डेस्टिमोना को लव टोकन के रूप में दिया था उसे भी कासियो के पास पाया गया था। इमिलिया सारी कहानी समझ जाती है और वो सारी सच्चाई ओथेलो को बता देती है। इमिलिया की ये बात सुनकर ओथेलो के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत गहरा झटका लगता है। गुस्से में ओथेलो इयागो पर अटैक कर देता है, लेकिन इयागो इमिलिया को मार देता है और इमिलिया को मारकर वहां से भाग जाता है। लेकिन मॉन्टेनो उसे पकड़ लेता है। वो अपने साथ कासियो को भी लाता है। ओथेलो से कहा जाता है कि वो उनके साथ वेनिस चले और सब कुछ भूलने की कोशिश करे, लेकिन तभी ओथेलो अपने पास छिपी हुई एक तलवार निकालता है
और उस तलवार से खुद को मार लेता है। अंत में इयागो को भी मौत की सजा सुना दी जाती है और इस तरह से इस ट्रेजेडी का अंत हो जाता है। तो देखा आपने कि कैसे ओथेलो ने शक के बिना पर अपनी फेथफुल वाइफ को खो दिया। न केवल वाइफ को खोया बल्कि अपनी जान भी गंवानी पड़ी। इसलिए शक के बिना पर और जल्दबाजी में किया गया काम अक्सर हमारे विनाश का कारण बन सकता है। फॉर वॉचिंग फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।